जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग जो है वो कैश बजट के ऊपर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको लेके कैश बजट को समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैंने गैरिसन नरीन की बुक 15th एडिशन में से प्रॉब्लम नंबर 821 को सिलेक्ट किया है, जिसमें हम लोग कैश बजट किस तरीके से बनाते हैं और उसके सपोर्टिंग स्केड्यूल किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, ये हम सीखने की कोशिश करेंगे। मैं आपके साथ जो है वो क्वेश्चन शेयर करता हूँ ताकि मैं आप लोगों को मजीद आगे जो है वो इसको समझा सकूं। Here is the problem, that is problem 821, जिसमें हम लोग स्केड्यूल और ऑफ एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शंस बनाना सीखेंगे और कैश बजट को हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। ये दो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। प्रेसिडेंट जो है वो बैंक के पास गए हैं, उनको जो है वो लोन चाहिए है $30,000 का 90 दिन के लिए। कंपनी ने अपनी इन्वेंट्रीज जो है वो खरीदनी है, उसके लिए उनको जो है वो ये लोन चाहिए। क्योंकि कंपनी जो है वो पहले उसको जो है वो अपनी पेमेंट्स में कुछ मुश्किल आई है, तो इसलिए जो लोन ऑफिसर है उसने कहा जी कि आप मुझे कैश बजट दे अपना। उन्होंने अप्रैल से लेके जून तक का डेटा हमें दिया है, जिसमें जो है उन्होंने कहा जी कि इन महीनों में लोन जो है वो यूज होगा, तो उसके लिए हमें बजट बनाना है। On April 1, the start of the loan period, the cash balance will be 24,000. कैश बैलेंस क्या होगा? 24,000 होगा ओपनिंग बैलेंस। उन्होंने कहा जी कि जो जब उन्होंने अपना पीरियड स्टार्ट करेंगे वो अप्रैल में, तो इनके पास 1,40,000 के क्या होंगे, अकाउंट रिसीवेबल होंगे। उनमें से 1,20,000 उनको जो है वो अप्रैल के दौरान ही मिल जाएंगे और 16,000 उनको मई में मिलेंगे और बाकी जो है वो उनके अनकलेक्टेबल होंगे, मीन उनका जो है वो बैड डेट्स हो जाएंगे। 1,20,000 और 16,000 को करेंगे तो 1,36,000 बन जाते हैं। 4,000 उनके क्या हो जाएंगे, वो बैड डेट्स हो जाएंगे। The past experience shows that 30% of the month sales are collected in the month of sale. ये उन्होंने बेसिकली कलेक्शन पॉलिसी दी हुई है कि किस किस महीने में किस किस तरीके से उनका कैश जो है वो उनको रिसीव होता है उनके सेल्स में से। बजटेड सेल्स एंड एक्सपेंसेस फॉर द 3 months पीरियड जो उन्होंने दिए हुए हैं वो उन्होंने हमें मेंशन किए हुए हैं। सेल्स उनकी ऑन अकाउंट है। ऑल ऑन अकाउंट का मतलब क्या है? तमाम की तमाम जो है वो क्रेडिट के ऊपर है। अप्रैल की 3 लाख है, मई की 4 लाख है, जून की 2,50,000 है। मर्चेंडाइज परचेजेस उनकी उसी तरीके से 2,10,000, 1,60,000, 1,30,000 है। पे रोल 20,000, 20,000 और 18,000 है। लीज पेमेंट्स हैं 22,000, 22,000 और 22,000 की हैं। एडवर्टाइजिंग उनकी 60,000 पहले 2 महीनों में है, 50,000 आखिरी मंथ में है। इक्विपमेंट परचेज वो आखिरी जून में जाके इक्विपमेंट भी परचेज करेंगे और डेप्रिसिएशन उनकी जो है वो हर महीने की 15,000, 15,000 और 15,000 है। ये हमें बेसिकली चाहिए होगा हमारे एक्सपेंसेस को मैनेज जो है वो कैश बेसिस के ऊपर निकालने के लिए। जो उनकी पेमेंट पॉलिसी है वो क्या है कि जो उन्होंने जहां पे खरीदी है, जैसे अप्रैल में अगर वो खरीदारी करते हैं तो अप्रैल की जो भी उनकी परचेजेस होंगी वो मई में फुल पे करेंगे। तो इसका मतलब है कि जो 2,10,000 परचेज उन्होंने की अप्रैल में, वो मई में सारी की सारी पे कर देंगे। और मार्च में जो उन्होंने की हुई थी, जो पिछले महीने में उनकी जो परचेजेस थी जो कि अप्रैल में पे होनी है, वो टोटल 1,40,000 की हैं। ये उनकी पेमेंट आएगी अप्रैल में। उन्होंने कहा जी कि अगर आप कैश बजट बना रहे हैं तो आपने ये देखना है कि 30,000 का जो उनको लोन होगा वो अप्रैल में मिलेगा और उन्होंने जून में इनको जो है वो पे करना होगा, जो 3 महीने के बाद 1,200 उनका जो है वो इंटरेस्ट होगा, जो कि उनको पेमेंट ऑफ लोन के वक्त ये भी करना पड़ेगा। तो ये तमाम डाटा हमें गिवन है और इसको यूज करके हमने अप्रैल मई और जून के लिए एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शंस का स्केड्यूल बनाना है और इन टोटल भी हमने बनाना है। तो चलें हम लोग इसका जो है वो सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं कि ये हम लोग किस तरह से, कि मैं आपके साथ जो है वो व्हाइट बोर्ड शेयर करने जा रहा हूं। क्या करेंगे? दिस इज प्रॉब्लम 821 प्रॉब्लम है गैरिसन नोरीन की बुक के 15th एडिशन का। तो सबसे पहले हम लोगों ने बनाना है स्केड्यूल ऑफ एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शंस। स्केड्यूल ऑफ एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शंस बनाना है। उसके लिए ऑफ कोर्स सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन का कॉलम बनाएंगे।
फिर उसके बाद आप तीनों मंथ्स के कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले है जी अप्रैल, फिर उसके बाद है जी मई, और फिर जून, और यहाँ पे टोटल फॉर द क्वार्टर जो भी आप कह लें, टोटल क्वार्टर का। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग जब एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शंस बनाते हैं तो हम ये कहते हैं कि रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स बनाना है, हमने एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शंस फ्रॉम कस्टमर्स बनाना है। अब अगर हम उनकी पेमेंट पॉलिसी, सॉरी रिसीट पॉलिसी देखें, जो उनके कस्टमर्स उनको किस किस तरीके से उनकी सेल्स के ऊपर पेमेंट्स करेंगे, तो वो हम ये देखते हैं, मैं आपके साथ जो है वो क्वेश्चन शेयर करता हूं और उस पॉलिसी को हम देख लेते हैं कि वो क्या कह रही है। वो ये कहते हैं जी कि आप जो भी सेल्स करेंगे उसका जी, जो भी आपकी पास्ट एक्सपीरियंस शोज दैट 30% ऑफ द मंथ सेल्स आर कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ सेल, 30% मंथ ऑफ सेल में हमें मिल जाती हैं। तो हम सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन करके लिख लेते हैं कि ये हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। यहां पे लिखेंगे आप या रिसीव्ड और कलेक्टेड, मैं इसको लिख लेता हूं जी, कलेक्टेड इन मंथ ऑफ सेल। ये कितने हैं जी, 30%। 30% जो है वो मंथ ऑफ सेल में हमें मिल जाते हैं। इससे पहले चले मैंने कैलकुलेशन करने के लिए यहां पे मैं लिख लेता हूं सेल्स, सेल्स का डाटा मैं ऊपर लिख लेता हूं ताकि मेरे पास जो है वो कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। तो बेसिकली जो उनकी सेल्स हैं वो हमें क्वेश्चन में दी गई हैं। मैं आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पे टेबल में हमें सेल्स दी गई है, सेल्स ऑल ऑन अकाउंट, पहले महीने में 3 लाख, फिर 4 लाख, फिर 2,50,000। तो हम ये वाली फिगर जो है वो अपने टेबल में नोट कर लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेशंस में आसानी हो। हमने कहा जी यहाँ पे है जी 3 लाख, मई में है जी 4 लाख, और जून में है जी 2,50,000 की, और टोटल है हमारे पास 7 और 2 9,50,000 की सेल्स। ओके, ये हमारे पास टोटल सेल्स हैं। इन फिगर्स को हम यूज करके हम अपनी नीचे वाली जो भी एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शंस की फिगर हैं ये निकालेंगे। अब 3 लाख का 30% उसी महीने में हमें मिल जाएगा, तो 3 लाख का 30% दैट इज 90,000, मीन 90,000 हमें क्या हो जाएगा, उसी महीने में मिल जाएगा। और अगर मैं 4 लाख का 30% लेता हूं तो ये आ जाएगा जी 1,20,000, वो उसे उसी महीने में मिल जाएगा। और फिर मैं अगर 2,50,000 का 30% करता हूं तो ये आ जाएगा जी 75,000, वो उसी महीने में कलेक्ट हो जाएगा। और जब हम लोग इन तमाम को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 1,20,000 और 90 2,10,000 और 2,85,000, 2,85,000 जो होगा उनको वो कैश होगा जो कि जिस महीने की सेल होंगी उसी महीने में उनको जो मिल जाएंगी, वो क्वार्टरली टोटल उनकी अमाउंट इतनी बनेगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि वो पहली कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 30% उनको उन्हीं महीने में मिल जाएगा। अब उसके बाद है जी कलेक्टेड इन फॉलोइंग मंथ, फॉलोइंग मंथ में उनको कितना कलेक्ट हो रहा है। तो ये हम देख लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। फॉलोइंग मंथ के लिए उन्होंने दिया जी 60% इन द मंथ फॉलोइंग सेल, जो भी महीने होगा उसके अगले महीने में हमें 60% मिलेगा। तो हम इसको भी नोट कर लेते हैं वहां पे। तो हमने ये कहा जी कि 60% जो है वो फॉलोइंग मंथ ऑफ सेल मिलेगा 60%। अब हम लोग 3 लाख का 60% हमें मिलेगा मई में, अप्रैल की सेल का 60% मिलेगा मई में, मई की सेल का 60% मिलेगा हमें जून में, और जून की सेल का 60% मिलेगा हमें आगे जुलाई में, जो कि अगले क्वार्टर में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं 3 लाख का 60%, तो 3 लाख का 60% आ जाएगा जी 1,80,000, 1,80,000। 3 लाख को 60% से करेंगे तो 1,80,000। 4 लाख का 60% आ जाएगा 2,40,000।
और यहाँ पे हमें कब कितने पैसे मिलेंगे, ये हमें हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि अप्रैल में मार्च का 60% मिलना था। तो मार्च के हमारे पास जो भी रिसीवेबल्स थे उनका हम लोग देख लेते हैं कि उनकी उन्होंने पेमेंट किस तरीके से शो की हुई है। तो हम ये देखते हैं जी कि ऑन अप्रैल 1 यकम अप्रैल को जो कि मार्च के पेएबल्स थे, हमारे टोटल जो रिसीवेबल्स थे वो थे 1,40,000 of which 1,20,000 will be collected during April and 16,000 will be collected during May। उन्होंने कहा जी 1,20,000 हमें मिल जाएंगे अप्रैल के दौरान और 16,000 हमें मिल जाएंगे मई के दौरान। तो यहाँ पे हम लोग ये भी लिख लेते हैं कि हमें इस महीने में फॉलोइंग मंथ में कितने मिलेंगे। ये है हमारे पास जी 1,40,000 में से 1,20,000 जो है वो यहाँ पे हमें मिल जाएंगे फ्रॉम प्रीवियस मंथ सेल जो कि अप्रैल में हमें मिल रही है इस तरीके से। और आखिरी जो कलेक्टेड फ्रॉम मार्च सेल इन मई, जो मई में हमें मिलेगी वो उन्होंने हमें गिवन है दैट इज 16,000। तो ये 16,000 की अमाउंट जो है वो उन्होंने ये कहा जी कि हमें मई में मिल जाएगी। ओके, या इस तरह से इसको लिख सकते हैं। मैं इसको एक और तरीके से भी बता देता हूं जी। यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन पे जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। और फिर उसने कहा द रिमाइंडर विल बी अनकलेक्टेबल, ये इस हवाले से है। The other 2%, 60% in the month following the sale and 8% in second month following the sale। second month following the sale का मतलब क्या है कि जो अप्रैल में सेल होगी उसके जो जून में हमें रिकवरी होगी वो होगी 8%। अप्रैल की सेल हमें कलेक्ट होंगी 30% अप्रैल में, 60% मई में, 8% जून में और 2% जो है वो हमें कलेक्ट नहीं होंगी, वो हमारे बैड डेट्स हो जाएंगे। तो इन 3 फिगर्स को हम लोग जो है वो बारी बारी अपने उस क्वेश्चन में लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पे बोर्ड पे जाता हूं, तो मैं इसको रेज कर देता हूं। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट को थोड़ा सा फर्क करके लिखता हूं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं जी के कलेक्टेड इन सेकेंड मंथ ऑफ सेल फॉलोइंग सेल, सेकेंड मंथ फॉलोइंग सेल 8% हमें रिकवरी उधर होगी। अब हम ये कहते हैं जो अप्रैल की सेल थी उसका 8% हमें मिलेगा जून के अंदर, और मई की सेल का 8% मिलेगा हमें जुलाई के अंदर, और इसी तरीके से जून की सेल का 8% मिलेगा हमें अगस्त के अंदर। वो हमें कंसर्न नहीं है क्योंकि हमने उसकी प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं उसको। तो इस लिहाज से आप देखो ये 8% अगर आप लोग जो 3 लाख का 8% अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये आ जाता है जी 24,000। तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे 24,000। अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कितनी फिगर होगी। तो ये चूंकि हमें इंफॉर्मेशन जो फरवरी की सेल की चूंकि दी ही नहीं हुई है, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है। और अप्रैल जो मार्च की सेल का जो 60% था वो हमें मिल जाना था अप्रैल में, और जो उसका 8% था वो हमें मिल जाना था हमें मई में, और बाकी जो था वो 4,000 वो अनकलेक्टेबल थे, उनको हमें लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। याद रखें बैड डेट्स को हम लोग कैश कलेक्शन जब बना रहे होते हैं तो फिर हमें उनकी यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। मैं इसको दोबारा से रिपीट किए देता हूं। हमें उन्होंने बताया कि जो भी सेल होगी उसका 30% उसी महीने में मिल जाएगा। तो हमने कहा अप्रैल का 30% इसी महीने में मिल जाएगा, दैट इज 90,000। मई का 30% उसी महीने में मिलेगा, दैट इज 120,000। जून का 30% उसी महीने में मिलेगा, दैट इज 75,000। और इनका टोटल बनता है 2,85,000। फिर उसके बाद हमने कहा जी कि कलेक्टेड इन फॉलोइंग मंथ ऑफ सेल 60% वो है। तो अप्रैल की सेल का 60% मिलेगा मई में,
और मई की सेल का 60% मिलेगा हमें जून में, तो ये हम लोगों ने लिख लिया, और बाकी जो होगा वो फिर अकाउंट रिसीवेबल नेक्स्ट पीरियड के लिए हो जाएंगे। अब यहाँ पे अप्रैल में क्या आना था, तो वो मार्च की सेल का आना था। तो उन्होंने कहा जी जब अप्रैल स्टार्ट किया था तो हमने लोगों से पैसे लेने थे 1,40,000 के, और उसने हमें बता दिया कि उसमें से अप्रैल में हमें मिल जाएंगे 1,20,000 और बाकी जो है वो हमें मिल जाएंगे मई के अंदर। तो वो सेकंड फॉलोइंग मंथ होगा सेल का, उसमें हमें मिलेंगे 16,000, ये हमने यहां से लिख लिया। और सेकंड फॉलोइंग मंथ ऑफ सेल में उन्होंने कहा जी कि जो भी सेल होगी उसका 8% मिलेगा। तो हमने कहा जी 3 लाख का 8% हमें मिल जाएगा जून के अंदर, और ये जो 16,000 है ये हमें फिगर उसने ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में गिवन है, दे दी है, बता दी है। और यहाँ पे हम फिगर इसलिए नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास फरवरी की सेल का रिकॉर्ड उसने हमें मेंशन नहीं किया हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कोई भी फिगर नहीं लिखेंगे। जब हम लोग इन सब को प्लस करेंगे 1,20,000 1,80,000 तो ये बन जाएगा 3 लाख, और 3 लाख में 2,40,000 करेंगे तो 5,40,000 की ये फिगर आ जाएगी इस तरीके से। फिर इसके बाद हम लोग जब इन सब को प्लस करेंगे 16,000 और 24,000 को, तो ये हमारे पास 40,000 की फिगर ये आ जाएगी। और जब हम लोग इसके टोटल को करेंगे तो ये हमारे पास टोटल कैश कलेक्शंस आ जाएंगी, पर मंथ भी आ जाएंगी और टोटल फॉर क्वार्टर भी आ जाएंगी। इस तरीके से हम लोग कैश कलेक्शंस बना सकते हैं। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 2,10,000। ओके, फिर इसके बाद हमने इन सबको प्लस किया तो ये आ जाएगा जी 3 लाख और 3,16,000, ये हमारे पास फिगर आ गई। फिर इसके बाद जब हमने इनको प्लस किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 3,39,000। और जब हमने इन तमाम को टोटल किया तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 8,65,000 की अमाउंट उनको जो है वो मिलेगी इन द क्वार्टर फ्रॉम देयर सेल्स। So this is the schedule of expected cash collections from sales या from customers। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, from customers। कस्टमर से उनको जो कैश कलेक्ट होगा किस किस महीने में किस किस तरीके से, ये हम लोगों ने कैलकुलेट करने की कोशिश की है इस स्केड्यूल के जरिए से। The next question is we have to prepare cash budget for these 3 months and quarter। तो उसके लिए मैं आपके साथ दोबारा से क्वेश्चन शेयर करता हूं, और यहाँ पे हम लोगों को ये सारा डाटा जो है वो कैश रिसीव्स का और पेमेंट्स का उन्होंने एक्सपेंसेस का दिया हुआ है, और हमसे कहा है कि आप कैश बजट बनाओ बाय मंथ फॉर द 3 मंथ्स पीरियड, और उनको जो है वो और फॉर द टोटल क्वार्टर भी बनाएं। तो हम लोग इसका एक फॉर्मेट बना लेते हैं, मैं आपके साथ जो है वो बोर्ड शेयर करने जा रहा हूं। हम ये देखते हैं जी कि कैश बजट हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूं हेडिंग्स में कैश बजट, कंपनी का नाम वगैरह आप जो है वो खुद ही लिख सकते हैं, और उसका पीरियड भी आप नीचे लिख सकते हैं। मैं जगह बचाने के लिए सिर्फ ये लिख रहा हूं कैश बजट। तो सबसे पहले हम बनाएंगे डिस्क्रिप्शन का कॉलम, ये है रिक्वायरमेंट नंबर 2 प्रॉब्लम की। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन, फिर उसके बाद हमने मंथ्स के कॉलम बनाने हैं। सबसे पहले है जी सबसे पहले है अप्रैल, फिर है जी मई, और फिर है जी जून, और यहाँ पे क्वार्टर टोटल जो है वो मैं ये लिख लेता हूं। ये इस तरीके से ये मेरे पास जो है वो 3 महीने आ गए। सबसे पहले मैंने क्या लिखना है, बिगिनिंग कैश बैलेंस। बिगिनिंग कैश बैलेंस ये मुझे गिवन है मेरे क्वेश्चन के अंदर, मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से मुझे गिवन है। अब आप जरा गौर करें हमारे डेटा के ऊपर, और उसने हमें बताया हुआ है कि हमारा जो बिगिनिंग कैश बैलेंस है वो कितना है। तो आप यहां पे देखो कि on April 1, the start of the loan period, the cash balance will be 24,000।
ये 24,000 की फिगर उसने हमें गिवन है, दे दी है, तो ये हम लोग वहां पे अपने ओपनिंग कैश बैलेंस में ये वाली अमाउंट लिख लेंगे, दैट इज 24,000। यहां पे हम इसलिए नहीं लिख पाएंगे क्योंकि जब हम ये वाला पीरियड कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास जो इसका एंडिंग बैलेंस आएगा वो अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस बनेगा, इसलिए हम लोग अभी इसकी फिगर्स को, ओपनिंग बैलेंस की फिगर को यहां पे नहीं लिख पाएंगे। ओके, उसके बाद हम यहां पे ऐड करेंगे कैश कलेक्शंस। अब कैश कलेक्शंस फ्रॉम कस्टमर्स जो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट की है वो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे। तो जो हमने अपने पिछले वाले टेबल में कैश कलेक्शंस फ्रॉम कस्टमर्स कैलकुलेट की थी हर महीने की, वो मैं यहां पे क्या कर दूंगा, ले आऊंगा कैश रिसीट्स हैं, ऑल कैश रिसीट्स। क्योंकि यहां पे मेरे पास सिर्फ एक ही कैश रिसीट है, अदरवाइज और भी कैश रिसीट्स होती तो मैं सारी की सारी यहां पे लिखता और फिर उनको टोटल करता, लेकिन चूंकि यहां पे मेरे पास सिर्फ एक ही कैश रिसीट्स है, दैट इज कैश कलेक्शंस फ्रॉम कस्टमर्स, तो वो मैं आपको दिखाता हूं कि वो कहां से आएगा। ये वाला जो मैंने टोटल कैश कलेक्शंस जो हैं, ये मैंने जो लिखा हुआ है, इनको मैं वहां पे शिफ्ट कर दूंगा, ये मैं उधर ले जाऊंगा, 2,10,000, 3,16,000, 3,39,000, तो ये मैं वहां पे फिगर्स ले लाऊंगा। 2,10,000 पहले वाले मंथ में, फिर आ जाएगा जी 3,16,000 दूसरे वाले मंथ में, और इसी तरीके से 3,39,000 तीसरे वाले मंथ में, और टोटल जो है वो 8,65,000 जो है वो टोटल पूरे का पूरा आ जाएगा इस लिहाज से। ओके, और जब क्वार्टर का हम ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, ये देखें ये बिगिनिंग बैलेंस है, तो बिगिनिंग बैलेंस में मैंने आपको बताया था जब आप क्वार्टर का कॉलम लिखेंगे तो उसमें पहले महीने का बैलेंस लिखेंगे, और जब एंडिंग बैलेंस लिखेंगे तो आप आखिरी महीने वाला बैलेंस लिखेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये क्या करूंगा, यहाँ पे भी 24,000, यहाँ पे भी ओपनिंग बैलेंस ही लिख दूंगा, इनको टोटल करके नहीं लिखना है, ये याद रखिएगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। हमने यहाँ पे पहले महीने का बैलेंस लिखना है और आखिरी वाले में आखिरी महीने का बैलेंस लिखना है जब हम लोग एंडिंग बैलेंस लिख रहे होंगे। अब इन दोनों को जब हम लोग प्लस करेंगे, टोटल कर लेंगे, तो इसको हम कहेंगे टोटल कैश अवेलेबल। टोटल कैश अवेलेबल आ जाएगा हमारे पास। अब हमने इन दोनों को प्लस किया तो ये आ जाएगा जी 2,34,000 इस महीने में आ गया। अब इसका चूंकि हम टोटल कर नहीं सकते हैं तो ये हम तब करेंगे जब हमारे पास ये इसका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन अभी हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब हम पहला कॉलम पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट कॉलम की तरफ आएंगे। अब इसमें से हम लोग लिखेंगे लेस कैश पेमेंट्स। बेसिकली कैश बजट के अंदर हम लोग कैश कलेक्शंस, कैश रिसीट्स पहले ऐड करते हैं और फिर कैश पेमेंट्स या कैश डिस्बर्समेंट्स जो है वो हम लोग जो है वो लेस करते होते हैं। तो पहली जो पेमेंट है वो हम लोग कहते हैं जी पेमेंट्स फॉर परचेजेस। पेमेंट्स फॉर परचेजेस, अब ये चूंकि हमारे पास बड़ा आसान है पेमेंट फॉर परचेजेस को, अगर हम लोग अपने क्वेश्चन पे जाके पेमेंट की पॉलिसी अपनी देखते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं जी कि हमने पेमेंट पॉलिसी क्या है। तो आप जरा गौर करें, यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो भी आपके पास परचेजेस होंगी उसकी जो पेमेंट होगी वो आप क्या करोगे, जो भी आप परचेज करोगे महीने के अंदर उसकी पेमेंट्स आप अगले महीने में करोगे, और जो आपके शुरू में पेमेंट्स थी, पेएबल्स थे, वो 1,40,000 थे जो कि आप अप्रैल के महीने में पे कर दोगे। तो इसलिए हम लोग ये देखेंगे कि हर महीने में कितनी परचेजेस थी। तो हमने कहा जी अप्रैल में परचेजेस थी 2,10,000, ये पे होंगी मई में। मई की परचेजेस थी 1,60,000, ये पे होंगी जून में। और जून की परचेजेस थी 1,30,000, ये पे होंगी जुलाई में। तो इसलिए हम लोग इसी तरतीब से इनको लिख लेंगे। और अप्रैल में पेमेंट कितनी होंगी, जो हमारा पहला ओपनिंग बैलेंस था जब हम लोगों ने अप्रैल स्टार्ट किया था,
तो था 1,40,000 जो कि मार्च से हमारे पैसे चले आ रहे थे, तो ये हम लोग अप्रैल में पे कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं 1,40,000, 2 10 1,60। तो ये तीन फिगर जो है वो मैं यहाँ पे अपने पास जो है वो अपने टेबल के अंदर ले आता हूं। यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखता हूं जी कि 1,40,000 की पेमेंट आप यहाँ पे करेंगे, 2,10,000 की पेमेंट आप यहाँ पे करेंगे, और उसके बाद 1,60,000 की पेमेंट जो है वो आप इस महीने में करेंगे। और इनको जब आप लोग टोटल कर लोगे 1,60,000 और 2,10,000 और 1,40,000 को, तो ये बन जाएगा जी 5,10,000 टोटल पेमेंट्स करेंगे। मैं दोबारा से बता देता हूं, ये 2,10,000 की परचेजेस थी अप्रैल की, जो कि पे होंगी मई में, तो हम लोग अप्रैल की पेमेंट्स करेंगे मई के अंदर 2 लाख। अब फिर उसके बाद 1,60,000 परचेजेस थी मई में, ये हम पे करेंगे जून में, और जो जून की परचेजेस होंगी वो थी 1,30,000, वो हमारी होंगी आगे जुलाई में। क्योंकि हम जुलाई की वर्किंग कर नहीं रहे, इसलिए हमें नहीं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना। और जो अप्रैल में हम पेमेंट करेंगे, ये हमें बता दिया गया है कि हमने जो अकाउंट पेएबल हमारे नजर आ रहे थे परचेजेस के, वो 1,40,000 थे जो कि अप्रैल में हमें पे करना पड़ेंगे। तो ये हम लोगों ने फिगर जो है वो इस तरीके से यहाँ पे लिख ली है। फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पेमेंट है वो आते जी पे रोल की, हमने वेजेस पे किए हैं, तो हमने कहा जी कि पे रोल हमने अदा की है। इसकी भी इंफॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में हमें गिवन है, ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये पे रोल है 20,000, 20,000 एंड 18,000। तो चूंकि इसकी पेमेंट पॉलिसी उन्होंने कहा जी जिस पीरियड की ये पे रोल है उसी पीरियड में ये पे हो जाएंगी, तो इसलिए हम लोग इसी तरीके से इनको लिख देंगे 20,000, फिर 20,000, और फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पे 18,000, और टोटल इनकी पेमेंट आ जाएगी जी 58,000। ये हम लोगों ने इसी तरीके से यहाँ पे नोट कर लिया। फिर उसके बाद तीसरी पेमेंट है जी हमारे पास लीज पेमेंट्स। लीज पेमेंट ये भी हमें हमारे क्वेश्चन में गिवन है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखें जी, ये लीज पेमेंट्स हैं 22,000, 22,000 और 22,000। हमने हर महीने में 22,000 की लीज पेमेंट्स की हैं, तो ये भी हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे जी 22,000, 22,000 एंड 22,000 इसी तरीके से। और ये टोटल आ गई जी 66,000, ये हम लोगों ने लीज पेमेंट्स की हैं। फिर उसके बाद हमने कहा जी एडवर्टाइजिंग पे की है। एडवर्टाइजिंग किस तरीके से हम पे कर रहे हैं, ये मैं आपको दिखाता हूं आपके क्वेश्चन में। एडवर्टाइजिंग जो है वो हमने कहा जी 60,000, 60,000 एंड 50,000, ये हम लोगों ने इस तरीके से एडवर्टाइजिंग की पेमेंट्स की हैं। तो ये भी हम लोग अपने क्वेश्चन में अपने टेबल में नोट कर लेते हैं। पहले महीने में है जी 60,000, दूसरे महीने में फिर 60,000, और तीसरे महीने में जो है वो 50,000 है। तो इस तरीके से टोटल बन गई है हमारे पास 1,70,000 की पेमेंट्स हमने एडवर्टाइजिंग की है। फिर उसके बाद हमारे पास एक और पेमेंट है, मैं आपके पास आपको दिखाता हूं, दैट इज इक्विपमेंट परचेजेस। इक्विपमेंट की कितने परचेज करने की आपने पेमेंट की हैं, ये आप लोग जो है वो यहाँ पे क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे 65,000, जो कि जून के अंदर है। दोनों महीनों में कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ जून में ये वाली 65,000 की आ जाएगी। तो यह हम लोग क्या कहेंगे, इक्विपमेंट परचेज। इक्विपमेंट परचेज की जो पेमेंट है पहले महीने में भी कोई नहीं है, दूसरे में भी कोई नहीं है, और तीसरे महीने में जाके 65,000 की है, और टोटल भी फिर 65,000 ही बनेगा इसका। अब हम लोग अगर इन सब को टोटल कर लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा टोटल कैश पेमेंट्स बन जाएंगी। तो मैं इनकी टोटल कैश पेमेंट्स जो है वो कैलकुलेट कर लेता हूं, टोटल कैश पेमेंट्स। ओके, पहले महीने में हमारे पास टोटल कैश पेमेंट्स आ गई, दैट आर, इन सब को मैं प्लस करूंगा 1,40,000, 20,000, 22,000 और 60,000 को, तो ये आ जाएगी 2,42,000 की हमने पहले महीने में पेमेंट्स की हैं। फिर उसके बाद हमने इन सब को टोटल किया तो ये आ जाएगा जी 3,12,000 की हम लोगों ने सारी पेमेंट्स इस महीने में की हैं। और जब हम लोगों ने इन सब को प्लस किया तो ये मेरे पास आ गया जी 3,15,000 की हम लोगों ने टोटल पेमेंट्स इस महीने में की हैं। और इस तरीके से हमने जब इसको टोटल किया तो हमने कहा जी 8,69,000 की हमने टोटल पेमेंट्स जो है वो
क्वार्टर में की हैं और इसको मैं अंडरलाइन कर दूंगा, मीन ये मैं सेग्रीगेट कर दूंगा इस कैलकुलेशन को दूसरों से, या इस तरह से कह ले कि मैं इसको बॉक्स में भी कर सकता हूं। तो ये वाली कैलकुलेशन, अब मैंने इसको और इसको नेट ऑफ करना है, ठीक है जी। अब मैं क्या कर लेता हूं, नेक्स्ट जो पार्ट है वो मैं अगले पेज पे ले जाता हूं, मेरे पास यहाँ पे जगह खत्म हो गई है। तो अब मैं ये देखता हूं कि एक्सेस है या कैश या डेफिशिएंसी आ गई है मेरे पास कैश की। तो यहाँ पे चले मैं लिख लेता हूं कैश एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ कैश। एक्सेस हो गया कैश या डेफिशिएंसी ऑफ कैश आ गई है। ये वाली जो फिगर थी मेरे पास, इसको मैंने इसके साथ नेट ऑफ किया, 2,34,000 को 2,42,000 के साथ नेट ऑफ किया। तो आप देखें जरा कि ये पेमेंट्स थी तो ये लेस हो रही थी, इसका मतलब है ये वाली नेगेटिव अमाउंट है, ये सारी की सारी जो है ये क्या है, ये नेगेटिव अमाउंट है। जब मैं इसमें से इसे नेट ऑफ करूंगा तो मेरे पास जो कैश आएगा वो 8,000 क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी आ जाएगी, मेरे पास कैश शॉर्ट हो जाएगा। मैंने जो मुझे मिलेगा कैश वो है जो मेरे पास अवेलेबल होगा, मीन मेरे पास शुरू में था 24,000, मुझे कलेक्शन हुई 2,10,000 की, टोटल जो मेरे पास अवेलेबल था दैट वाज 2,34,000, और उसमें से मुझे पेमेंट्स जो इस महीने में करना है वो करना है 2,42,000। इसलिए मेरे पास यहाँ पे कैश क्या हो गया है, डेफिशिएंसी आ गई है, मुझे कम पड़ गया है 8,000 से कैश, इसलिए मुझे यहाँ पे लोन लेना पड़ेगा। तो ये वाली कैलकुलेशन जो है वो मैं इस तरीके से कर सकता, और ये वाली कैलकुलेशन मैं उस वक्त नहीं कर पाऊंगा जब तक मेरे पास ये वाला पूरा ओपनिंग बैलेंस नहीं आ जाएगा। इसलिए पहले मैं ये वाला कॉलम कंप्लीट करूंगा तो फिर मेरा ये वाला कॉलम जो है वो ऑटोमेटिकली बनता जाएगा। तो मैं नेक्स्ट पेज जो है वो ऐड करता हूं और उसके बाद अगली वाली जो चीजें हैं वो मैं यहाँ पे आपके सामने लिखूंगा। मैं नेक्स्ट करता हूं जी कि यहाँ पे फिर अब मुझे नेक्स्ट जो पार्ट बनाना पड़ेगा वो बनाना पड़ेगा फाइनेंसिंग का। फाइनेंसिंग मुझे कितनी पड़ेगी या फाइनेंसिंग मुझे कितनी लेना पड़ेगी, तो सबसे पहले मुझे लोन लेना पड़ेगा, बोरोइंग्स करना पड़ेगी जी। यहां पे भी मैं लिख लेता हूं जी अप्रैल, फिर है जी मई, फिर है जी जून और क्वार्टर टोटल। ओके, अब बोरिंग्स करना पड़ेगी मुझे पहले महीने में, और कितनी बोरिंग्स हैं जो कि हमें अवेलेबल हैं या हमारे क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। तो उन्होंने ये कहा जी कि कैश बजट अज्यूम दैट 30,000 लोन विल बी मेड इन अप्रैल। अप्रैल में 30,000 का लोन हमें लेना पड़ेगा। तो ये हम नोट कर लेते हैं, तो हमें ये पैसे मिल जाएंगे, ये हमें पैसे इनकमिंग होंगे, हमें लोन मिलेगा। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 30,000, हमें 30,000 का लोन यहाँ पे मिल जाएगा। और इसके बाद हम लोग पेमेंट्स कितनी करेंगे, पेमेंट ऑफ लोन इस महीने में कोई भी नहीं की होगी, जहाँ अगले महीने में आ जाएगी। और फिर उसके बाद इंटरेस्ट कितना पे करेंगे, तो इस महीने में हम इंटरेस्ट भी कोई नहीं पे करेंगे, क्योंकि जब हम लोन ही पेमेंट करेंगे तो तभी साथ ही इंटरेस्ट पे करेंगे। अब आप जरा गौर करें कि टोटल फाइनेंसिंग कितनी है। टोटल फाइनेंसिंग आ जाएगी जी हमारे पास इस महीने में 30,000। अब मेरे पास क्या आ गया कि पिछले महीने का डेफिशिएंसी भी आ गया और फाइनेंसिंग भी आ गया। तो फिर मैं अब यहां पे लिखूंगा एंडिंग कैश बैलेंस। एंडिंग कैश बैलेंस कितना आएगा, अब देखिए जी मेरे पास डेफिशिएंसी आ रही थी, अगर मैं आपको दिखाता हूं तो डेफिशिएंसी थी मेरे पास 8,000 की, और फिर उसके बाद मैंने लोन हासिल कर लिया 30,000 का, तो बैंक से मुझे फाइनेंसिंग हो गई 30,000 की। 8,000 का मेरे पास शॉर्ट था, 30,000 मेरे पास आ गया। जब मैं शॉर्टेज को और इसको नेट ऑफ करूंगा वो थी नेगेटिव फिगर और ये थी पॉजिटिव फिगर, तो इसलिए मेरे पास फिर नेट बैलेंस बच जाएगा 22,000 का, कि 8,000 तो मेरे पास जो है वो क्या बन जाएगी, डेफिशिएंसी कवर करने के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, और बाकी मेरे पास जो बचेगा वो आ जाएगा 22,000 फ्रॉम 30,000 लोन।
30,000 का जो मुझे लोन मैं लूंगा उसमें से 8,000 डेफिशिएंसी कवर हो जाएगी, मेरी पेमेंट्स वगैरह हम लोग कर रहे होंगे उसमें से, तो बाकी मेरे पास जो बचेगा दैट वुड बी 22,000। अब ये वाला जो बैलेंस है वो अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस होगा, तो मैं इसको अब अगले महीने के ओपनिंग बैलेंस में लिखता हूं। तो यहां पे मैं लिखूंगा जी 22,000। तो फिर उसके बाद हम लोग अगली कैलकुलेशंस करते हैं। ये 22,000 मैंने यहां पे लिख दिया। जब मैंने इन दोनों को प्लस किया 22,000 और 3,16,000 को, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3,38,000 की फिगर यहाँ पे आ गई। इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूं, 3,38,000 को और 3,12,000 को ये नेट ऑफ करता हूं। 3,38,000 बड़ा है और 3,12,000 जो नेगेटिव हो रही है फिगर ये छोटी है, तो मेरे पास जो नेट बचेगा वो बचेगा जी 26,000। अब ये 26,000 मेरे पास कैश एक्सेस होगा इस महीने में। इस महीने में मुझे कलेक्शंस ज्यादा हुई हैं और पेमेंट्स मेरी कम हैं, इस वजह से मुझे 26,000 का एक्सेस कैश मिलेगा। अब इस एक्सेस कैश में से मैंने चूंकि इस महीने में कोई भी बोरोइंग वगैरह नहीं की हुई होगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि कोई भी मैंने बोरिंग नहीं की है, कोई भी मैंने पेमेंट नहीं की है, कोई भी मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया है, और इसमें इस लिहाज से टोटल मेरी फाइनेंसिंग भी जीरो है, और इसी लिहाज से फिर मेरे पास एंडिंग कैश बैलेंस भी वही बन जाएगा जो मेरे पास जो है वो एक्सेस कैश था, दैट वाज 26,000, क्योंकि इसमें मैं कोई भी चीज एडजस्ट नहीं कर रहा हूं, तो यही मेरे पास एंडिंग बैलेंस आ जाएगा। और यही एंडिंग बैलेंस है वो अगले महीने का ओपनिंग बन जाएगा। तो मैं प्रीवियस चाहता हूं, यहाँ पे मैं 26,000 लिख लेता हूं, और जब मैंने इन दोनों को ऐड किया 26,000 और 3,39,000 को, तो ये मेरे पास आ जाएगा ये 3,65,000 की फिगर आ गई। और जब मैंने ये वाली मेरी क्या है रिसीट्स, और ये मेरी क्या है पेमेंट्स, रिसीट्स में से जब मैंने पेमेंट्स या टोटल कैश अवेलेबल में से मैंने पेमेंट्स जब निकाली, तो ये मेरे पास जो है वो मेरे पास एक्सेस कैश आ गया 50,000 का इस महीने के अंदर। और इस 50,000 में से अब मैं क्या करूंगा कि कुछ अपनी पेमेंट्स वगैरह जो है या जो लोन की पेमेंट है वो करूंगा, क्योंकि अब मेरे पास इतना कैश है कि मैं अपना लोन पे कर सकता हूं। क्योंकि 26,000 मेरे पास इतना कैश नहीं था कि मैं अपना लोन पे कर पाऊं, तो इसलिए यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, अपना लोन पे कर सकता हूं। तो अब मैं क्या करूंगा कि यही वाला जो फिगर है इसको यूज करूंगा, और मैं कहूंगा जी यहाँ पे बोरोइंग मैंने कोई नहीं की, हाँ पेमेंट्स मुझे कितनी करना पड़ेगी, ये जो मैंने प्रिंसिपल अमाउंट 30,000 की ली थी ये मैं पे कर दूंगा, और इसको मैं नेगेटिव लिखूंगा, माइनस लिखूंगा। इसके अलावा मुझे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूं जी कि कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे उन्होंने हमें मेंशन किया हुआ है कि 30,000 का लोन जो है वो पेड इन जून होगा, और फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट भी 1200 का होगा। तो ये 1200 का जो इंटरेस्ट है वो हम लोग वहां पे भी लिखते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो हमने यहाँ पे लिखा जी 1200 का जो इंटरेस्ट है ये भी माइनस होगा। तो फाइनेंसिंग के सेक्शन में हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, 31,200 की जो आप समझ लो कि हमारे पास फाइनेंसिंग आ जाएगी। 31,200 की फाइनेंसिंग जो है वो हम लोग नेगेटिव करेंगे, क्योंकि हमने ये पेमेंट्स की हैं। 31,200 ये नेगेटिव है, और पिछले वाली अगर मैं बोर्ड पे जाता हूं तो 50,000 मेरे पास कैश एक्सेस था। 50,000 में से जब मैं 31,200 को माइनस करूंगा तो मेरे पास अल्टीमेटली जो बैलेंस बचेगा वो होगा 18,800 का। ये मेरा बैलेंस एंड पे बच जाएगा। ओके, अब इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, जून की भी सारी कैलकुलेशंस कर सकता हूं। अब हम कर लेते हैं बात टोटल कॉलम्स की। यहां पे देखें जी ये क्या है, 8,000 नेगेटिव, 26,000 क्या है पॉजिटिव, और फिर ये 50,000 क्या है पॉजिटिव। तो अगर आप इन तीनों को नेट ऑफ करते हैं, तीनों को आप लोग जो है वो इसकी देखते हैं कि किस लिहाज से सॉरी, अब आप कॉलम की जब कैलकुलेशंस करेंगे तो अब कॉलम में देखें, आप इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को 24,000 और 8,65,000 को प्लस करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी हमारे पास आएगा 8,89,000, 8,89,000 आ जाएगा, 8,89,000।
अब 8,89,000 टोटल क्वार्टर की रिसीट्स थी और उनमें से टोटल क्वार्टर की पेमेंट थी 8,69,000। तो हमारे पास जो बाकी बचा वो है 20,000। तो क्वार्टर में हमारे पास जो है वो 20,000 का कैश क्या हो जाएगा, एक्सेस होगा, जिसको हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे 20,000। यहाँ पे आपने टोटल, इस फिगर को आपने टोटल करके नहीं लिखना, बल्कि इस टोटल वाले कॉलम को भी उसी तरीके से ही करना है जैसे कि आप लोग हर एक महीने के कॉलम को कर रहे हैं। मीन टोटल महीने में, टोटल क्वार्टर में अवेलेबल कैश कितना था, उसमें से टोटल क्वार्टरली पेमेंट्स कितना पड़ी और उसमें से नेट ऑफ करके हमारे पास एक्सेस कैश कितना बचा। और इसमें से हम लोग जो हमारे क्वार्टर की जो पेमेंट्स थी, जो हमारी फाइनेंसिंग थी, वो देखें आप जरा कि इसमें से ये 30,000 की क्वार्टर की फाइनेंसिंग थी पॉजिटिव और ये 30,000 की क्वार्टर की फाइनेंसिंग थी नेगेटिव। कि जो हम लोगों ने कर्जा लिया था वो हम लोगों ने क्या कर दिया कि पे कर दिया। तो इस लिहाज से पॉजिटिव और नेगेटिव, और इस तरह से 1200 ये इंटरेस्ट की अमाउंट थी, ये भी नेगेटिव थी। तो आज जब आपने इन तीनों को नेट ऑफ किया तो आपके पास 1200 जो है वो नेगेटिव फिगर आ गई। अब आप पिछले वाले कॉलम में देखें 20,000 ये एक्सेस कैश था इन क्वार्टर, और उसमें से 1200 जो इंटरेस्ट की अमाउंट है, जब आप इसको निकालोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास 18,800 का एंडिंग बैलेंस जो है वो आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एंडिंग कैश बैलेंस ऑफ क्वार्टर निकाल सकते हो। मैं दोबारा से इसको रिपीट किए देता हूं, जिस तरीके से आपने तमाम कॉलम्स की कैलकुलेशंस की हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आप लोगों ने कैश बजट बनाते हुए क्वार्टर की कैलकुलेशंस करनी है। ये वाले सारे फिगर तो आप ऐसे ही टोटल करेंगे, लेकिन जब आप लोग इनकी इस तरीके से वर्टिकल कैलकुलेशंस करेंगे तो फिर आप लोग इन दोनों को प्लस करेंगे तो अवेलेबल कैश आ जाएगा। फिर आप लोग इन सब को प्लस किया तो ये वाला आपके पास आ जाएगा, टोटल आपकी पेमेंट्स आ जाएंगी। टोटल अवेलेबल कैश में से टोटल पेमेंट्स निकाल लेंगे तो आपके पास एक्सेस कैश और डेफिशिएंसी ऑफ कैश आ जाएगी। हमारे केस में एक्सेस कैश आ रहा है। इसी एक्सेस कैश में से हम लोग क्या करेंगे, फाइनेंसिंग के पोर्शन में से जो हम लोगों ने किया, हमने कहा जी 30,000 की पूरे क्वार्टर में बोरिंग की, 30,000 की ही हमने बोरिंग पे भी कर दी और फिर हमने 1200 का इंटरेस्ट पे किया टोटल। तो जब हमने इन तीनों को नेट ऑफ किया तो हमारे पास जो फाइनेंसिंग सेक्शन का नेट ऑफ आता था वो आता था -1200। जब हम लोगों ने अपनी एक्सेस कैश जो था 20,000 उसमें से ये 1200 को माइनस किया तो हमारे पास 18,800 का एंडिंग बैलेंस आ गया। इस तरीके से हम लोग अपना कैश बजट जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं और हम लोग इसको जो है वो पूरा तरीके से समझ सकते हैं। होप्स हो कि आप लोग जो है इन तमाम चीजों को अच्छे से समझ के होंगे और आप इसकी जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और आप दूसरे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको मजीद इसमें क्लैरिटी आ जाएगी और जो है वो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने जो कैश बजट है उसको मैनुअली किस तरीके से बनाया जा सकता है, आप उसको कर सकते हैं। हाँ, अगर आप लोग यही कैलकुलेशन जो है वो एक्सेल में भी करना चाहें और वो लिंक करके फॉर्मूलाज लगा के आप कर लेते हैं तो आपके लिए और ज्यादा आसानी हो जाएगी। वो एक इंटरेक्टिव वर्कशीट बन सकती है जिसको आप यूज करके किसी भी डिफरेंट ऑप्शंस को या डिफरेंट सिनेरियोज को चेंज करके भी अपने बजट को, अपने कैश की अवेलेबिलिटी को चेक कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में इसी तरीके से होता है। होप्स हो कि आप लोग ये तमाम चीजें समझ के होंगे। थैंक यू सो मच जी स्टूडेंट्स। अब हम लोग एक और क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम लोग जो है इसमें भी कैश बजट किस तरीके से बनाते हैं ये हम देखेंगे, और प्लस इसके अलावा इस क्वेश्चन के अंदर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जो है वो किस तरीके से बनाई जाती है ये भी हम लोग जो है वो देखेंगे। अगर हम लोग कैश बजट आज के ही दिन कंप्लीट कर लेंगे और इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट किस तरीके से बनाते हैं हम लोग इसको जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कैश बजट बनाने के लिए हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसकी कैलकुलेशंस करेंगे और किस तरीके से जो है वो हम लोग इनको लेके चलेंगे। मैं आपके लोगों के साथ जो है वो बोर्ड शेयर करूंगा और उसी के मुताबिक जो है जिस तरह से हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था एक एक चीज को देख के, और उसी तरीके से हम लोग जो है वो इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके जी, आप ये देखें जी, हमारे पास मेंडन कंपनी बैलेंस शीट हमें गिवन है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट हमें गिवन है। और अगर आप लोग इसको एक्सेल में करना चाहते हैं या एक्सेल में करेंगे तो फिर आप लोग इसकी जो बेसिक अजम्पशन की शीट जो है वो उसमें आप लोग ये
बिगनिंग बैलेंस शीट जो है वो वहां पे आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं, और प्लस इसके अलावा जो भी गिवन डाटा है वो आप लोग नीचे उसके जो है वो डिफरेंट फील्ड्स में लिख सकते हैं, ताकि आपकी ये तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये आपकी ऑटोमेटिकली आगे बन जाएं, और अगर आप इसमें कोई भी फैक्टर्स चेंज करें तो ऑटोमेटिकली वो वाली सारी चीजें चेंज हो जाए। जैसे मैंने आप लोगों को एक्सेल में काम करना सिखाया था, इसके ऊपर आप कैश बजट किस तरीके से एक्सेल में बना सकते हैं, मैंने ऑलरेडी आपके साथ वीडियोस शेयर की हुई हैं। इनकम स्टेटमेंट आप किस तरीके से बना सकते हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो इस तरीके से हम लोग जब उनको भी कर सकते हैं, तो हम अगली क्लास के अंदर जो हो सकता है कि इसको इसी तरीके से लेके चलें कि हम लोग इनकम स्टेटमेंट और कैश बजट और बैलेंस शीट जो है वो एक्सेल में किस तरीके से बनाते हैं। आज हम लोग इसकी मैनुअल कैलकुलेशंस किस तरीके से करेंगे ये हम समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपके साथ बोर्ड शेयर करता हूं और फिर हम लोग जो है वो इस क्वेश्चन को जो है वो आगे देखेंगे। जी हमारे पास जो ये क्वेश्चन नंबर है 817, दिस इज प्रॉब्लम 817। सबसे पहले हमें स्केड्यूल ऑफ कैश रिसीट्स बनाना है। तो उसके लिए आप हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन ऑफ कोर्स गिवन है कि जो कि हमें जो है वो हमारे क्वेश्चन में मौजूद है, उनको हम लोग यूज करके क्या करेंगे, अपनी कैश रिसीट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी कि हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जिसको यूज करके हम लोग जो है वो कैश सेल्स आर बजटेड एट 2 लाख फॉर मे, ऑफ दीज सेल्स 60,000 विल बी फॉर कैश। जो भी हमारी 2 लाख की मे की सेल्स थी उसमें से 60,000 जो है वो कैश की सेल्स हैं, और आप इसको सबसे पहले इस फैक्टर को ही क्या करेंगे, हम नोट कर लेंगे। तो मे कैश सेल्स हम लिख लेते हैं कि हमारे पास कितनी है, कैश सेल्स फॉर मे, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग ओनली फॉर मे, कैश सेल्स फॉर मे, मे के महीने की कैश सेल्स कितनी है। तो यहां पे आप लोग अमाउंट लिख लोगे, दैट इज अमाउंट इन डॉलर्स, दैट इज 60,000। 60,000 की हमें जो है वो कैश सेल्स दी गई हैं। फिर उसके बाद है जी कलेक्शंस फ्रॉम क्रेडिट सेल्स या अकाउंट रिसीवेबल्स। कलेक्शंस फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल्स मीन जो हमारे पास क्रेडिट सेल्स थी उनको हमने किस किस तरीके से वसूल किया है। तो आप अब ये देखें जी कि सबसे पहले हमें क्रेडिट सेल्स किस तरीके से मिलेगी, मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर करने जा रहा हूं। देखिए जी, 1/2 of the month's credit sales are collected in the month of the sales and are made, and the remainder is collected in the following month। मीन जिस महीने में सेल हुई और वो जो क्रेडिट सेल्स थी, अब देखिए 2 लाख की टोटल सेल्स थी, उनमें से 60,000 की सेल जो है वो क्या हो गई हैं, कैश की हैं। तो बाकी क्रेडिट कितनी हुई, 1,40,000 की, 2 लाख माइनस 60,000, उनमें से हाफ जो हैं वो हो जाएंगी इन द मंथ ऑफ द सेल्स आर मेड, मीन उसी महीने में, मीन मई में, और जो बाकी होंगी वो होंगी उससे अगले महीने में, दैट इज एंड द रिमाइंडर इज कलेक्टेड इन द फॉलोइंग मंथ, और बाकी अगले महीने में। ऑल ऑफ द अप्रैल 30 अकाउंट रिसीवेबल विल बी कलेक्टेड इन मे, और जो अप्रैल 30 को अकाउंट रिसीवेबल थे वो सारे के सारे हमें मई में मिल जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब सबसे पहले हमें कैश सेल्स मिली 60,000 की, फिर हमने कहा जो मई में हमने सेल की थी उसमें से जो क्रेडिट सेल्स थी उसका हाफ भी हमें मई में मिल गई, और हाफ हमें मिलेंगी जून में, उनको हमने कंसीडर नहीं करना, बिकॉज वी हैव टू मेक ओनली कैश बजट फॉर मई, प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर मई के महीने के लिए हमने सिर्फ इसको बनाना है, इसलिए हम लोग उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो मैं ये वाला फैक्ट जो है वो अपने क्वेश्चन के अंदर नोट कर लेता हूं, ठीक है ना जी। कलेक्टेड इन मंथ ऑफ सेल, जो महीना था सेल का उसमें कितनी कलेक्शन हुई है। तो आप देखो जी 2 लाख की टोटल सेल्स थी उनकी, उसमें से 60,000 की सेल्स कैश हो गई, बाकी सेल्स आ गई 1,40,000 की, उसका 50% मीन हाफ वो आपको पे हो जाएगा उसी महीने में, मीन 1,40,000 का 50%, तो ये मैं लिखूंगा 70,000 मुझे इसी महीने में मिल गई। अब उसके बाद मुझे मिलनी है कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल ऑफ अप्रैल 30th के जो अकाउंट रिसीवेबल थे, जो मुझे उन्होंने बताया कि जो आपकी बैलेंस शीट में गिवन है, तो हम बैलेंस शीट पे चले जाते हैं जो हमें उन्होंने इंफॉर्मेशन दी हुई है।
तो उसमें जाके देखते हैं जी कि कितने अकाउंट रिसीवेबल हमें वहां पे मेंशन किए हुए हैं, वो हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखें जी हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट है 54,000 की। ये 54,000 जो है वो हमें अप्रैल के जो भी अकाउंट रिसीवेबल थे वो मई में मिल जाएंगे, तो ये भी अमाउंट हमें मई में रिसीव होगी, तो इसलिए हम लोग इसको भी यहाँ पे लिख लेंगे 54,000 को। तो ये हमारे पास टोटल कलेक्शंस आ जाएंगी इन जो है वो मई में 60,000, 70,000, 1,30,000 और 54,000 करेंगे तो 1,84,000 मीन 1,84,000 की टोटल कलेक्शंस हो जाएंगी, टोटल कैश कलेक्शंस। अब हम बात कर लेते हैं जी कि टोटल कैश पेमेंट्स कितनी होंगी। जी कैश पेमेंट्स फॉर परचेजेस, क्योंकि ये दो चीजें ऐसी हैं, इनको हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। बाकी चीजें नॉर्मली कैश बजट के लिए जो फिगर्स होती हैं वो हमें गिवन ही होती हैं। ये दो चीजें होती हैं जो हमें क्या करना पड़ती हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन या वर्किंग करना पड़ती है। तो हम सबसे पहले क्या कहेंगे कि इसमें से जो हमने परचेज की हैं पेमेंट्स फॉर परचेजेस ऑफ मई, जो हमने मई में परचेजेस की हैं उनकी पेमेंट्स हमने कैसे करनी है ये हम देख लेते हैं जी। और यहां पे देखें आपका अकाउंट्स पेएबल की अमाउंट है 63,000। ये जो पिछले अकाउंट पेएबल है ये भी मई में पे होंगे, ये भी उसने हमें बताया हुआ है। परचेजेस ऑफ इन्वेंटरी आर एक्सपेक्टेड टू बी 1,20,000, परचेजेस 1,20,000 की होंगी ड्यूरिंग मई में। दीज परचेजेस विल ऑल बी ऑन अकाउंट, ये तमाम की तमाम उधार पे होंगी। 40% ऑफ ऑल परचेजेस आर पेड इन द मंथ ऑफ परचेज, तमाम परचेजेस का 40% जो है वो किसमें पे होगा, इन द मंथ ऑफ परचेज, मीन मई की परचेजेस का 40% मई में पे होगा। ये मैं फैक्ट जो है वो अपने क्वेश्चन में नोट कर लेता हूं। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं जी के क्या हुआ जी, 1,20,000 का 40% जो है वो मई में पे होगा। तो मैं यहाँ पे अमाउंट लिख लेता हूं जी, अमाउंट इन डॉलर्स। तो ये आ जाएगा 1,20,000 का 40% जो है वो मेरे पास बनता है 48,000। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा और फिर पेमेंट्स ऑफ अप्रैल 30 अकाउंट्स पेएबल, जो अप्रैल 30 को अकाउंट पेएबल थे वो भी मई में अदा होंगे। ये मैं दिखाता हूं आपको कि ये कहां पे लिखा हुआ है। मैं क्वेश्चन पे चला जाता हूं, आप देखें जी, all of the April 30 account payable to suppliers will be paid during May, मई में सारे पे हो जाएंगे। और the remainder are paid in the following month, mean जो 60% ऑफ परचेजेस हैं वो अगले महीने में पे होंगी। तो चूंकि वो जून में होंगी और जून की हम कैलकुलेशंस कर नहीं रहे हैं इसलिए हम लोग इसको छोड़ देंगे। हाँ, ये वाली फिगर हमारी बैलेंस शीट बनाने के लिए इस्तेमाल होगी जब हम लोग क्लोजिंग अकाउंट्स पेएबल कर रहे होंगे। और इसी तरीके से ऊपर वाली जो अकाउंट रिसीवेबल की भी क्लोजिंग फिगर होगी जो जून में हमें अदा होने थे या मिलने थे, वो हम लोग बैलेंस शीट बनाते हुए उनको भी कंसीडर करेंगे। लेकिन ये फिगर्स जब हम बैलेंस शीट बना रहे होंगे तब हमें काम देंगी। यहाँ पे हमें कैश बजट बनाने के लिए चूंकि हमने मई का बनाना है इसलिए हमें यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। तो जो मई के अकाउंट रिसीवेबल थे अप्रैल के वो हमें मई में मिल जाएंगे, तो वो हैं हमारे 63,000। तो ये भी हम लोग जो है वहां पे नोट कर लेंगे, वहां पे हम लिख लेंगे। तो वो हमारे पास आ गए जी 63,000 के ये आ गए। और इस तरीके से जब हमने इन दोनों को टोटल किया तो ये हमारे पास आ जाएगी 1,11,000 की ये वाली फिगर जो है हमें टोटल पे करना पड़ेगी, टोटल पेमेंट्स फॉर परचेजेस, जो हमने परचेजेस करने के लिए पेमेंट्स की ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई वो हमें दे दी गई। फिर इसके बाद अब हम बनाते हैं जी हमारा कैश बजट हम कैसे बनाएंगे। अब उसके लिए हम लोग जो है वो मैं ऊपर लिख लेता हूं कैश बजट। मैं जगह बचाने के लिए सिर्फ 1 2 3 नहीं लिखता हूं, यहाँ पे सिर्फ कैश बजट की कैश बजट लिख देता हूं। बाकी चीजें आप लोग जो है वो जो उसका कवरिंग पीरियड है या उसका जो भी उसका कह लेंगे नाम है कंपनी का वो आप लिख सकते हैं जी। सबसे पहले हम कह चुके यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ एक महीने का बनाना है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अमाउंट लिख लेंगे इन डॉलर्स में
और यहाँ पे सबसे पहले डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, ये 2 कॉलम बनेंगे। तो सबसे पहले है जी हम लिखेंगे जी बिगिनिंग बैलेंस कैश का बिगिनिंग बैलेंस जो है वो हमें हमारी जो गिवन बैलेंस शीट है वहां से मिल जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूं, वहां पे हमें गिवन है। तो ये आप देखें जी कि कैश का बिगिनिंग बैलेंस है 9000 का, तो ये हम वहां पे शो कर देंगे 9000 को। तो मैंने ये वाली फिगर जो है वो वहां पे नोट कर दी, दैट इज 9000। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा दैट इज 9000। ओके, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा कलेक्शंस फ्रॉम कस्टमर्स, क्योंकि यही नॉर्मली मेन कलेक्शन या कैश रिसीट्स होती हैं, कलेक्शंस फ्रॉम कस्टमर्स। ये मैंने अभी कैलकुलेट की है अपनी वर्किंग के अंदर। तो ये मेरे महीने में 1,84,000 की कलेक्शंस मुझे हुई हैं इस महीने के अंदर। तो मैं ये वाली 1,84,000 की फिगर यहाँ पे लिख दूंगा। जब इन दोनों को मैं टोटल करूंगा तो आ जाएगा जी कैश अवेलेबल, ये मेरे पास कैश अवेलेबल आ जाएगा। इन दोनों को मैंने टोटल किया तो ये आ जाएगा जी 1,93,000 की फिगर मेरे पास आ गई कैश अवेलेबल की। अब इसके बाद मैंने नेक्स्ट बनाना है जी कैश डिस्बर्समेंट्स, या इसको हम कैश पेमेंट्स भी बोलते हैं। अब कैश डिस्बर्समेंट्स में से सबसे पहले है जी पेमेंट्स फॉर परचेजेस। पेमेंट्स फॉर परचेजेस अभी हमने कैलकुलेट की हैं। अब 1,11,000 की ये फिगर हम पेमेंट्स फॉर परचेजेस के लिए यूज करेंगे। वो है जी 1,11,000 की फिगर, ये हमने पेमेंट्स फॉर परचेजेस कर ली। फिर उसके बाद हम देखते हैं जी और हमारे पास एक्सपेंसेस क्या हैं जो हमने पे किए हैं। तो हम अपने क्वेश्चन पे चले जाते हैं और हमें जो गिवन डेटा है उसमें से देख लेते हैं। परचेजेस की आ गया, मे इन्वेंट्री की भी बात आ गई, ये हम लोग जो है वो बैलेंस शीट बनाते हुए। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस फॉर मे आर बजटेड 72,000 एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, मीन डेप्रिसिएशन के बगैर जो एक्सपेंसेस हैं वो हैं जी 72,000 के, मीन ये कैश एक्सपेंसेस हैं। लेकिन अगर हम लोग टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो वो इसमें 2,000 की जो डेप्रिसिएशन है ये भी शामिल है, तो ये 74,000 बनेंगे। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे कैश बजट बना रहे हैं तो सिर्फ हमने यहाँ पे कैश एक्सपेंस लेना है। तो हम पेमेंट्स फॉर सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस करेंगे, वो है 72,000। तो ये भी मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूं, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस वो हैं जी 72,000 के, ये भी मैं यहाँ पे नोट कर लिया मैंने। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या एक्सपेंस है जो कि हम लोगों ने इस महीने में किया है। The note payable on 30th balance sheet will be paid during May with 100 in interest। अब ये फाइनेंसिंग के पोर्शन की बात हो रही है, क्योंकि जब हम लोग कर्जा पे करते हैं तो वो फाइनेंसिंग के पोर्शन में आता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे नीचे जब बनाएंगे फाइनेंसिंग के पोर्शन को तो कब हम इसको कंसीडर करेंगे। न्यू रेफ्रिजरेटिंग इक्विपमेंट कॉस्टिंग 6,500 विल बी परचेज्ड फॉर कैश ड्यूरिंग मे। कैश से हम लोग 6,500 का नया इक्विपमेंट परचेज करेंगे मई के अंदर। तो ये भी हमारी क्या आ जाएगी, पेमेंट्स में आ जाएगी। तो हम लोग इसको भी यहां पे लिखेंगे पेमेंट फॉर इक्विपमेंट परचेज। इक्विपमेंट परचेज करने के लिए हमने कहा जी 6,500 की पेमेंट हमारी ये आती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि और कोई पेमेंट हमारे पास है तो वो भी हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ओके जी, आप देखिए जी ड्यूरिंग मे द कंपनी विल बारो 20,000 फ्रॉम इट्स बैंक बाय गिविंग। अच्छा, ये वाली भी जो है ये भी फाइनेंसिंग के पोर्शन में आएगी, इसलिए या इसको भी हम लोग नीचे लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास पेमेंट्स का सेक्शन कंप्लीट हो गया। जब हम इनको टोटल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी टोटल पेमेंट्स। टोटल पेमेंट्स हैं, इन तीनों को हमने टोटल किया 1,11,000, 72,000, 1,83,000 और 6,000, 1,89,500, 1,89,500 की फिगर हमारे पास आ गई। अब इसके बाद हमने पोर्शन बनाना है फाइनेंसिंग का।
तो फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है कि हमने कोई कैश कहीं से बारो किया है या उसको हमने पे किया है। फाइनेंसिंग में हम सबसे पहले लिखेंगे जी बोरोइंग। हमें ये इंफॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि हमने इस महीने में कुछ बोरोइंग की है। मे कंपनी विल बारो 20,000 फ्रॉम इट्स बैंक, बैंक से 20,000 की अमाउंट बारो करेगी, ये भी हम वहां पे लिख लेते हैं। तो बोरिंग्स हैं हमारे पास जी 20,000 की। और उसके बाद हम लोगों ने पेमेंट पेमेंट कितनी की है, पेमेंट्स है जो है वो हमने कहा जी नोट्स पेएबल को हमने पे किया है। ये मैं आपको दिखाता हूं, ये हमने अभी देखा है इसको। यहां पे ये देखें जी आप लोग, अ नोट पेएबल ऑन अप्रैल 30, बैलेंस शीट विल बी पेड May 30 with 100 इन इंटरेस्ट। अप्रैल 30 को जो हमारे पास बैलेंस शीट में नजर आ रहा है नोट्स पेएबल, वो हम लोगों ने मई 30 में पे कर दिया है। तो आप जरा बैलेंस शीट पे जाते हैं तो आप जरा गौर करें कि वहां पे आपके पास नोट्स पेएबल की अमाउंट आ रही है 14,500 की। तो ये हम लोगों ने जो है वो उसकी पेमेंट कर दी, और प्लस इसके अलावा हम लोगों ने 100 जो है वो इसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे किया है, दैट इज 100। तो हम ये दोनों अमाउंट्स वहां पे लिखेंगे। तो मैं इसको वहां पे लेके चला जाता हूँ। नोट्स पेएबल में हमने कहा जी 14,500 का नोट्स पेएबल किया है, और फिर उसके बाद हम लोगों ने इंटरेस्ट भी इसके ऊपर अदा किया है, दैट इज यू मस्ट से 100। चूंकि ये पेमेंट्स हैं तो इसलिए ये नेगेटिव अमाउंट्स आएंगी दोनों, और ऊपर वाली अमाउंट जो है वो चूंकि हमारे पास रिसीविंग है तो इसलिए ये पॉजिटिव आएगी। जब हमने इसको नेट ऑफ किया तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 5,400 का हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस आ जाएगा इसका। तो ये बेसिकली क्या है कि यहाँ पे हमने ये वाली चीज नोट कर ली। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज दरमियान में बनानी है। यहाँ पे हम लिखेंगे कैश एक्सेस और डेफिशिएंसी। ओके, अब मैं नेक्स्ट पोर्शन करता हूं जी। यहां पे मैं इसको लिख लेता हूं जी, टोटल कैश रिसीट्स ओपनिंग बैलेंस कैश जी। ओपनिंग बैलेंस का कैश मैं आपको दिखाता जी, ये 9,000 है, फिर कैश रिसीट्स ये हैं, और फिर टोटल अवेलेबल कैश 1,93,000 है। तो मैंने जी के टोटल अवेलेबल कैश है वो है जी मेरे पास आ गया 1,93,000। ओके, और उसमें से कैश पेमेंट्स मैंने की वो है मेरे पास, यहां पे मैंने नोट की हैं 1,89,500। तो ये मैं लिख दूंगा 1,89,500, और यहां पे मैं लिखूंगा एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ कैश। कैश एक्सेस और डेफिशिएंसी आ जाएगी 1,93,000 और 1,89,500। तो हमारे पास इन दोनों को जब हमने नेट ऑफ किया तो हमने कहा जी ये 3,500 कैश एक्सेस आ गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा जी फाइनेंसिंग के पोर्शन का जो नेट था, यहां पे मैं ये भी फिगर लिख देता हूं आपको समरी बनाने के लिए। 1,84,000 ये था, और 9,000 हमारे पास ये था। इन दोनों को प्लस किया तो ये आ गया। इसमें से हमने टोटल पेमेंट्स को माइनस किया तो एक्सेस कैश आ गया 3,500 का, और फाइनेंसिंग का जो हमारे पास नेट था, नेट फाइनेंसिंग, वो हम लोगों ने यहाँ पे अभी कैलकुलेट की है, दैट इज इक्वल टू 5,400। तो ये हम लोगों ने कहा जी कि हमारे पास आ गया जी 5,400, और इसके लिहाज से हम लोगों ने कहा जी एंडिंग कैश बैलेंस जो है वो आ गया हमारे पास। इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 8,900 का हमारे पास एंडिंग कैश बैलेंस आएगा एट द एंड ऑफ द मंथ मई के महीने में हमारे पास इतना जो है वो कैश बैलेंस आ जाएगा। अब चूंकि ये मैंने दोबारा इसलिए किया है कि मैं यहाँ पे एक ये वाली लाइन जो है वो स्किप कर गया था, मैं छोड़ गया था।
यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे एक लाइन ऐड करनी है इस जगह के ऊपर, जिसको हम कहते हैं कैश एक्सेस और डेफिशिएंसी। और वो कैसे कैलकुलेट करनी है, ये वाली अमाउंट और ये वाली जो अमाउंट है, इन दोनों का जब आप लोग नेट ऑफ करोगे, क्योंकि ये पेमेंट्स हैं तो ये नेगेटिव होती हैं, ये पॉजिटिव हैं, इन दोनों को जब आप लोगों ने नेट ऑफ किया, 1,93,000 में से 1,89,500 को माइनस किया, तो आपके पास यहाँ पे बच गया, ये आती है अमाउंट 3,500 की। और ये 3,500 और ये एंड के ऊपर जो हमारा फाइनेंसिंग का 5,400 था, इन दोनों को जब हम लोगों ने किया तो हमारे पास एंडिंग कैश बैलेंस आ गया। एंडिंग बैलेंस जो है वो आ जाएगा 8,900 का। यही मैंने ये सारी कैलकुलेशन जो वो अगले पेज के ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा एक्सक्लूसिवली अलहदा करके समझाने की कोशिश की है। इस तरीके से आप उसी रूटीन में उसी तरीके से ही सारे का सारा कैश बजट जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं और उसको उसी फॉर्मेट में आप बना सकते हैं। होप सो कि आप लोग जो है वो कैश बजट की ये वाली तमाम कैलकुलेशन जो हैं और उसके फॉर्मेट को अच्छे तरीके से समझ के होंगे, और आप जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मजीद इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।